Good morning, everybody. Today we are going to start with Specific Relief Act. Today we are going to start with Specific Relief Act of 1963. We are going to discuss in the very first lecture about the nature, objects of the act. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली बात यही है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो टूट जाता है, wherever there is a contract, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, it breaks down, then वहाँ पर राइट्स वायलेट हुए होते हैं. किसी ना किसी पार्टी के तो राइट्स वायलेट हुए ही हैं. वहाँ पर हुए होते हैं राइट्स वायलेट. तो अब जब राइट्स वायलेट हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, तो हर बार इन एवरी सिचुएशन पैसा मिल जाना ही आप उनको डैमेजेस प्रोवाइड कर दो, दैट इज़ नॉट जस्टिस. हर बार उसको पैसे से कंपेंसेट कर देना या डैमेजेस प्रोवाइड कर देना डज नॉट रिजल्ट इन जस्टिस. कभी कभी इंसान को वही चीज़ चाहिए होती है, वही एग्जैक्ट चीज़ चाहिए होती है जो उससे कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से छीन ली गई है. जो ये कंसेप्ट है कि उसको वही चीज़ चाहिए, वही एक्ट हुआ होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963 टॉक्स अबाउट. It talks about the relief in specie. Not the money. वो पैसा नहीं रिक्वायर्ड है, ना डैमेजेस ना कंपनसेशन, वही एग्जैक्ट चीज़, द थिंग इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से नहीं मिल पा रही है. क्या मतलब है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का? स्पेसिफिक का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म स्पेसिफिक? इट मीन्स दैट एग्जैक्ट थिंग. रिलीफ का मतलब है कि अब हम कोर्ट से हेल्प मांग रहे हैं फॉर दैट एग्जैक्ट वेरी थिंग. स्पेसिफिक रिलीफ मीन्स कोर्ट का ऑर्डर जिससे वही एग्जैक्ट चीज़ वापस मिले, जो अब नहीं मिल पा रही है कॉन्ट्रैक्ट के टूटने की वजह से. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपना एंसेस्ट्रल हाउस बेचने के लिए अग्रीमेंट किया. नाउ दिस बी इज रिफ्यूजिंग टू गिव द मनी. या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कि बी तो पैसे दे रहा है, we can say that B is ready to give the payment, और B is ready to give the payment. अब A मना कर रहा है, A is the one who is refusing. तो अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे B is ready with the money and A is refusing to sell the house, then पैसा वापस देना जस्टिस नहीं होगा. कोर्ट अगर ऐसा रिलीफ ग्रांट करे कि हाउस ही ट्रांसफ़र करो, then it would be specific relief. Specific relief का मतलब सिर्फ कंपनसेशन देना नहीं है. It means exact performance or the protection of that right. This is what specific relief means. Next is, what is the objective of Specific Relief Act? Now, what is the objective of the Specific Relief Act? इस एक्ट का एम क्या है? What is the aim of the act? The aim of the act is, जहाँ पर भी पैसा सफिशिएंट रेमेडी नहीं है, जहाँ पर भी मनी इज़ नॉट द सफिशिएंट रेमेडी,
जहाँ पर भी मनी इज़ नॉट द सफिशिएंट रेमेडी, वहाँ कोर्ट रियल जस्टिस प्रोवाइड करे। कैसे रियल जस्टिस प्रोवाइड करेगा? बाय द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट, बाय द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के? टू एनफोर्स द individual civil rights, to enforce the individual civil rights, to provide relief, to provide relief where compensation is inadequate, जहाँ पे compensation sufficient remedy नहीं है, and to prevent breach, to prevent breach rather than providing compensation later. So these are the three objectives of the act कि individual civil rights हमारे enforce हो जाएं, जहाँ पर compensation एक adequate remedy नहीं है वहाँ पर sufficient remedy दे by the performance of the contract, और breach of contract को prevent करे। We are ensuring the performance of the contract. We are ensuring the performance of the contract. In this particular case law, Jay Narayan, Paras Rampuria versus Pushpa Devi, 2006 Supreme Court. In this case, there was a property transaction dispute. There was a property transaction dispute, and again, damages were not the sufficient relief. Damages were not the sufficient relief. What was the issue in the case? क्या court can court grant relief other than money? Other than money. So it was held by the Supreme Court. It was held that the Supreme Court specific relief act, जो हमारा ये act है, it is meant to enforce. It is meant to enforce civil rights and not merely award compensation, which means कि कोर्ट और भी रिलीफ दे सकता है, कोर्ट और भी रिलीफ दे सकता है except money also. Moving forward, now let us talk about the nature of the relief that is provided under the act. Let us talk about the nature of the relief. Let us talk about the nature of the relief. Now, जितने भी हमको रिलीज प्रोवाइडेड है इस एक्ट के अंदर, they are discretionary in nature. They are discretionary in nature. इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन आता है. Reliefs under SRA are discretionary, meaning thereby जब भी हम sections पढ़ेंगे अभी आगे जाके, you will see that the word that has been used under the sections is it is may, यानी कि court has the discretionary powers. It is not a matter of right, it is a discretionary power. कहने का मतलब इतना सा है, even if the contract is valid, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी वो अगर उसका जो ब्रीच है वो प्रूव हो जाता है, इवन इफ द ब्रीच इज प्रूव्ड, कोर्ट फिर भी चेक करता है उसके अंदर की फेयरनेस, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड वेदर इक्विटी इज बीइंग वायलेटेड इन द केस और नॉट, वेदर इक्विटी इज बीइंग वायलेटेड इन द केस और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, in the case of K. Narendra versus Rivera Apartments, 1999 Supreme Court. In this particular case law,
बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट था इट वॉज बीइंग डिलेड, जो बिल्डर्स का प्रोजेक्ट था इट वॉज बीइंग डिलेड, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे, दे वर इंक्रीजिंग मैसिवली। तो जो प्लेंटिफ थे यहाँ पर प्लेंटिफ थे, उन्होंने डिमांड किया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर इशू ये था, नाउ क्या जो ये कोर्ट है इट इज़ बाउंड टू ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या इट इज़ बाउंड टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट सेड जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ है ये कोई ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं है, इट इज़ नॉट अ ऑटोमेटिक रिलीफ। कोर्ट हैज़ टू इंश्योर द fairness of the transaction, what are the hardships that are being faced by the plaintiff, and what is the conduct of the party। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ है इट इज़ नॉट अ ऑटोमेटिक रेमेडी, ये कोई ऑटोमेटिक रेमेडी नहीं है। द सिचुएशन एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस हैव टू बी सीन, इट हैज़ टू बी सीन। द नेचर ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ, जो भी रिलीफ्स हमारे इस एक्ट के अंदर हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, नाउ वी आर कमिंग आउट ऑफ द केस लॉ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट की जो रिलीफ्स हमें प्रोवाइडेड हैं वो इक्विटेबल हैं, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट लॉ। इक्विटी का मतलब है फेयरनेस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और गुड कॉन्साइंस होना चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विटी। जो भी हमें रिलीफ्स प्रोवाइडेड है दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ he who seeks equity must do equity। जो कोर्ट में रिलीफ मांगने के लिए आ रहा है वो खुद इक्विटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, When you are coming to the court for justice, you should yourself come with clean hands। In the case of Lordumari David versus Louis Chinaya 1996 Supreme Court, the plaintiff himself suppressed the material facts of the case. And then he demanded specific performance of the contract. Now कोर्ट में क्या इशू बना कि जो इंसान खुद कोर्ट में बैड कंडक्ट के साथ आ रहा है, हाउ कैन यू ग्रांट हिम अ रिलीफ? Supreme Court in this particular case law held that a person who approaches court must come with clean hands। अगर आप खुद ही झूठ बोलकर कोर्ट में आए हो तो कोर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। Moving to the next point, specific relief versus damages। What do you mean by damages? Damages का simple meaning होता है monetary compensation। It means monetary compensation। जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो गया है, इट इज़ आफ्टर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टेकन प्लेस, देन वी टॉक अबाउट डैमेजेस, दैट इज़ द मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। स्पेसिफिक रिलीफ क्या है? ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी है। क्यों प्रिवेंटिव रेमेडी है ये? क्योंकि हम इसके थ्रू जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है
जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको ही प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, हम उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। हम जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस रिक्वायर करता है हम उस परफॉर्मेंस को करवाना चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू एनफोर्स द एग्जैक्ट राइट, वी आर ट्राइंग टू एनफोर्स द एग्जैक्ट राइट। In the case of Adhunik Steels versus Odisha Manganese, 2007 Supreme Court. In this case law, it was specifically held that specific relief should be granted. Specific relief should be granted only when damages are inadequate. जहाँ पर आपके जो damages हैं वो inadequate हैं वहाँ पर आप specific relief को provide करो, वहाँ पर आप specific relief को provide करो. So this is a brief introduction about the Specific Relief Act of 1963 कि वो क्या बात करता है, what is the nature, what is the object of the act. So अब आप लोगों को ये बात याद रखनी है जो हमारे इस लेक्चर का क्रक्स है, दैट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पैसे देने का एक्ट नहीं है, ये जस्टिस प्रोवाइड करने का एक्ट है, ये जस्टिस प्रोवाइड करने का एक्ट है. दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट SRA. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we'll start with the sections and then move forward with the act. Thank you.